नमस्कार दोस्त, स्वागत है फैक्ट वाणी, एक चैनल पर जहां हर दिन मिलता है नया ज्ञान और चौंका। महाभारत दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे हम शायद भूल चुके हैं। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें 45 लाख, जी हां 4.5 मिलियन सैनिक लड़े हों। महाभारत के मुताबिक ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी विशाल सेना का हुआ क्या? सिर्फ और सिर्फ 18 दिन की लड़ाई चली और उसके बाद जिंदा बचे सिर्फ 18 योद्धा। ये आंकड़ा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अच्छा, तो ये सब हुआ कहाँ था? माना जाता है कि ये महायुद्ध आज से करीब करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा गया था, जो आज के हरियाणा में पड़ता है। तो आज हम एक केस फाइल खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस महाकाव्य को इतिहास मानने के लिए रिसर्चर्स कौन-कौन से सबूत सामने रखते हैं। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबूत की बात करते हैं। और हमारा पहला सुराग वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में छिपा है। इसे कह सकते हैं एक खगोलीय घड़ी। मतलब क्या आसमान के तारे हमें उस समय तक ले जा सकते हैं? देखिए, खगोलीय सत्यापन का मतलब होता है कि किसी पुराने ग्रंथ में तारों और ग्रहों की जो पोजीशन बताई गई है उसे आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर से चेक करके इतिहास की एक खास तारीख का पता लगाना। और कमाल की बात यह है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में सिर्फ कहानी नहीं लिखी, बल्कि उस समय आसमान कैसा दिखता था इसका भी जिक्र किया है। तो इसे वेरीफाई कैसे किया गया? प्रोसेस काफी सीधा है। पहला स्टेप, महाभारत में बताए गए सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को नोट किया गया। दूसरा स्टेप, इन सारी पोजीशंस को एक मॉडर्न यूनिवर्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में डाला गया। और फिर तीसरा स्टेप, सॉफ्टवेयर ने अतीत में जाकर उस तारीख को कैलकुलेट किया जब आसमान ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा महाभारत में बताया गया है। तो नतीजा क्या निकला? रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस ने एक ऐसी टाइमलाइन कंफर्म की जो महाभारत की कहानी से मेल खाती है, करीब 3137 ईसा पूर्व। अब ये एक ऐसा दावा है जिसे साइंटिफिकली टेस्ट किया जा सकता है। हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि कई स्कॉलर्स इस डेटिंग मेथड और इसकी एक्यूरेसी पर सवाल भी उठाते हैं। चलिए अब आसमान से जमीन पर आते हैं। सबूत नंबर 2, उस दौर का भू राजनीतिक नक्शा। मतलब महाभारत में जिन राज्यों और शहरों का जिक्र है, क्या वो आज की दुनिया से मेल खाते हैं? आइए देखते हैं। ये टेबल काफी दिलचस्प है। रिसर्चर्स के मुताबिक कौरवों के एक सहयोगी भगदत्त का राज्य आज के इराक के पास था। शकुनी का गांधार वो आज के अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पांडवों के सहयोगी पांचाल यानी आज का उत्तर प्रदेश, मत्स्य आज का राजस्थान और मगध आज का बिहार। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई छोटी मोटी स्थानीय लड़ाई नहीं थी, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा था। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे ठोस सबूत पर। वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी जमीन से मिले सबूत, पुरातत्व। तो सवाल ये है कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI और दूसरे रिसर्चर्स ने कुरुक्षेत्र जैसी जगहों पर खुदाई की, तो उन्हें जमीन के नीचे से क्या मिला? कुरुक्षेत्र में हुई खुदाई में लोहे के बने तीर मिले, भालों के सिरे और उस दौर के मिट्टी के बर्तन भी मिले। मतलब ठीक वैसे ही हथियार जैसे किसी बड़े युद्ध में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब इन चीजों की उम्र पता की गई थर्मोल्यूमिनेसेंस जैसी साइंटिफिक टेक्निक से, तो पता चला कि ये करीब करीब 4800 साल पुरानी है। ये टाइमलाइन महाभारत की कहानी से काफी हद तक मेल खाती है। लेकिन पुरातत्व की कहानी सिर्फ कुरुक्षेत्र पर खत्म नहीं होती। एक और बड़ी कहानी है द्वारका की। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी तो उनकी शानदार नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी है? देखिए, इसकी खोज में कई दशक लगे हैं। 1963 में पानी के नीचे खुदाई शुरू हुई, फिर 1980s में डॉक्टर SR राव की टीम को पानी के नीचे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले, और 2000 के आते आते ये कंफर्म हो गया कि समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा और सुनियोजित शहर मौजूद है। तो जो चीजें मिली, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, एक बहुत बड़ा किलाबंद शहर जो द्वारका की कहानियों से बिल्कुल मेल खाता है, सच में था और अब वो पानी के नीचे है। तो अब तक की हमारी इस पड़ताल का निचोड़ क्या है? चलिए इस केस फाइल को समराइज करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? पहला, खगोलीय डेटा जो महाभारत के टाइमलाइन से मेल खाता है।
दूसरा, भौगोलिक विवरण जो आज के देशों से मिलते जुलते हैं। तीसरा, कुरुक्षेत्र से मिले पुरातात्विक सबूत जो सही टाइम पीरियड के हैं। और चौथा, द्वारिका का वो डूबा हुआ शहर जो बिल्कुल कहानी जैसा ही है। तो आखिरी सवाल यही है कि इतिहास और उसके बारे में बताई जाने वाली कहानियों के बीच की लाइन आखिर कितनी धुंधली है? क्या ये मुमकिन है कि हमारी कुछ महान गाथाएं सिर्फ कहानियां न हों बल्कि हमारा भोला हुआ इतिहास हो? आज बात करते हैं महाभारत के उन रहस्यों की जो शायद ही किसी ने सुने हों। सबको लगता है कि युद्ध खत्म तो कहानी भी खत्म, पर असली रहस्य तो इसके बाद ही शुरू होते हैं। एक सवाल हमेशा उठता है, क्या महाभारत में एटॉमिक वेपन्स थे? क्योंकि वर्णन तो कुछ ऐसे ही मिलते हैं। ग्रंथों में जिक्र है ब्रह्मास्त्र का, एक ऐसा हथियार जिसकी ताकत आज के जमाने को भी टक्कर दे सकती है। तो आज जानेंगे युद्ध के असल सूत्रधार, सुपरनैचुरल वेपन्स, 18 नंबर का रहस्य और एक हैरान करने वाली मुलाकात के बारे में। ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी थे। दो मास्टरमाइंड थे इस युद्ध के। एक तरफ कृष्ण अपनी डिवाइन प्लान के साथ और दूसरी तरफ शकुनी अपने बदले की आग में। शकुनी का मकसद सिर्फ एक था, बदला, अपने परिवार के अपमान और बर्बादी का बदला। और उसका हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि जादुई पासे थे जिनसे पांडवों की हार पक्की हो गई। सिर्फ रणनीतियां ही नहीं, युद्ध के मैदान में कुछ हथियार भी थे जो बिल्कुल सुपरनैचुरल लगते थे। अब ये 3 नंबर क्यों? ये कहानी है एक योद्धा के सिर्फ 3 तीरों की। योद्धा का नाम था बर्बरीक और उसकी ये 3 तीर पल भर में दोनों सेनाओं को खत्म कर सकते थे। तो सवाल यह है, इतनी पावर के साथ वो युद्ध का हीरो क्यों नहीं बना? क्योंकि उसकी एक कसम थी, वो हमेशा हारने वाली पार्टी की तरफ से लड़ेगा, मतलब युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। कृष्ण को ये बात समझ आ गई और उन्होंने युद्ध से पहले ही बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लिया। चलिए अब एक और मिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर का रहस्य। ये नंबर इतनी बार आया है कि इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जा सकता, शायद ये कोई कोड है। देखिए, युद्ध 18 दिन चला, गीता में 18 अध्याय हैं, यहां तक कि आखिर में बचे भी सिर्फ 18 योद्धा। पर शायद सबसे हैरान करने वाली घटना युद्ध खत्म होने के कई साल बाद हुई। युद्ध के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और बाकी लोग महल में ही रह रहे थे। आखिरकार सब कुछ त्याग कर वो जंगल चले गए और वहीं उनसे मिलने आए वेद व्यास। उनकी बस एक ही इच्छा थी, अपने मरे हुए बच्चों को सिर्फ एक बार फिर से देखना। तब वेद व्यास ने अपनी शक्ति से गंगा नदी के किनारे युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं की आत्माओं को बुलाया और उस एक रात के लिए सारे दुश्मन, दोस्त सब पानी से बाहर आए और अपने परिवार वालों से मिले। ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक महाकाव्य में ऐसा रहस्य हो सकता है तो प्राचीन कहानियों में और कितने राज दफन होंगे।